हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ज्ञान विधि। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वाइकेरियस लायबिलिटी, जिसे हम हिंदी में प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व भी बोलते हैं। ये हमारी लॉ ऑफ टॉर्ट पर चौथी वीडियो है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी डिस्कस किया था। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं इसको। तो वाइकेरियस लायबिलिटी, जिसे हम प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व भी बोल रहे हैं, इसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि जब भी कोई पर्सन सोसाइटी में टॉर्ट कमिट करता है तो उस एक्ट के लिए, उस टॉर्ट के लिए वो पर्सनली लायबल होता है। बट लॉ ऑफ टॉर्ट में कुछ स्पेशल रिलेशनशिप बताए हैं जहां पर वो पर्सन तो लायबल होगा ही होगा, साथ के साथ जिसके लिए या जिसके बिहाफ पर उसने वो एक्ट किया है वो पर्सन भी लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पांचों रिलेशनशिप बताता हूं। फर्स्ट रिलेशनशिप है प्रिंसिपल और एजेंट का, सेकंड है पार्टनर, थर्ड है गार्जियन एंड वार्ड्स, फोर्थ है कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर, और फिफ्थ है मास्टर एंड सर्वेंट। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो लॉ ऑफ टॉर्ट की, जिसमें मैंने आपको यह समझाया है कि लॉ ऑफ टॉर्ट होता क्या है, वहां मैंने आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस किया था। एग्जाम्पल था कि अगर कोई सुबह सुबह एक पर्सन अपनी बाइक से निकलता है ऑफिस के लिए और पीछे से कोई कार वाला आके उसको ओवर स्पीडिंग में ठोक दे, तो अगर यहां इस केस में अगर वो कार वाला किसी के बिहाफ पे ये एक्ट करता, फॉर एग्जाम्पल अगर वो कार वाला किसी का एजेंट होता या फिर सर्वेंट होता, अगर ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस टाइमिंग के अंदर अंदर वो ये एक्ट कर देता, तो इस केस में वो कार वाले के साथ साथ जिसके बिहाफ पे उसने ये एक्ट किया है वो पर्सन भी लायबल होता। अब हम डिस्कस करते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। बेसिकली एक लीगल मैगजीन पर बेस्ड है जो है क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, जिसका मतलब है ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू इट हिमसेल्फ। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी के बिहाफ पर कोई काम करने निकले हैं और आपसे कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है या टॉर्ट कमिट हो जाता है, तो जिसके बिहाफ पे आप काम कर रहे हैं ऐसा माना जाएगा कि ये काम आपने नहीं उस पर्सन ने पर्सनली किया है। तो जैसे मैंने अभी आपको कुछ रिलेशनशिप बताए थे, वही सालमन की डेफिनेशन भी यही कहती है कि अगर जनरली कोई पर्सन सिर्फ पर्सनली अपने एक्ट के लिए लायबल होगा टॉर्ट में, बट कुछ ऐसे अपवाद भी हैं लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर जिसमें कि वो पर्सन के साथ साथ जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा है वो भी लायबल होगा। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे असेंशियल ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। जब भी आप वाइकेरियस लायबिलिटी का क्वेश्चन फ्रेम करेंगे एग्जाम में, तो ये 3 पॉइंट आपको मेंशन करने हैं। पहला है द एक्ट मस्ट बी कमिटेड बाय द कंसेंट और कमांड ऑफ द अदर पर्सन। कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी कंपनी के एजेंट हैं या फिर सर्वेंट हैं, तो आप जो एक्ट कर रहे हैं या तो कंपनी की कंसेंट से कर रहे हैं या फिर किसी ने आपको कमांड दी है उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा इसमें जो असेंशियल आता है वो है द एक्ट मस्ट बी कमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी एक्ट है, जो भी टॉर्ट कमिट हुआ है, वो ऑफिस टाइमिंग के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर ऑफिस टाइमिंग के बाहर जाकर कोई भी टॉर्ट कमिट होता है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। और थर्ड एसेंशियल ये है देयर मस्ट बी द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे मास्टर एंड सर्वेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट। इसी चीज को मैंने हिंदी में भी मेंशन किया है, आप चाहे तो हिंदी वाले स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पहला एसेंशियल है यह कार्य दूसरे व्यक्ति की सहमति या आदेश से किया जाना चाहिए। दूसरा है यह कार्य रोजगार के दौरान किया जाना चाहिए। और तीसरा है दोनों के बीच संबंध आवश्यक होना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन जो मैंने आपको स्पेशल रिलेशनशिप बताए हैं। तो पहला जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का है। इस केस में अगर प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली कोई भी काम करने की परमिशन दी है और उस काम को करते हुए एजेंट से कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है, तो उसमें वो एजेंट तो लायबल होगा, साथ के साथ ये प्रिंसिपल भी लायबल होगा। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं कि जो कार के सर्विस सेंटर वाले होते हैं वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस। मतलब कि अगर आपको सर्विस गाड़ी की करानी है तो सर्विस सेंटर वाले अपने एजेंट भेजते हैं गाड़ी को पिकअप करने के लिए आपके घर से, और जब सर्विस हो जाती है वापस सर्विस सेंटर से आपके घर छुड़वाते हैं। इस दौरान अगर एजेंट से आपकी गाड़ी कहीं पर ठुक जाती है या कोई भी डैमेज हो जाता है तो उसके लिए वो एजेंट तो लायबल होगा ही होगा, साथ के साथ वो कंपनी भी लायबल होगी जहां पर आप काम कर रहे हैं। बट एक चीज का स्पेशल ध्यान देना है,
ये जो एक्ट है ये स्पेशली कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अगर ऑफिस टाइम के बाहर ये कार्य हुआ तो फिर कंपनी लायबल नहीं होगी, सिर्फ एजेंट लायबल होगा। तो चलिए मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रिंसिपल पे एक लैंडमार्क केस बताना चाहूंगा। केस का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी, 1978 का ये केस है। इसमें श्यामा देवी प्लेंटिफ वादी हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिफेंडेंट प्रतिवादी हैं। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि श्यामा देवी के हस्बैंड अपने एक फ्रेंड को कुछ पैसे देते हैं श्यामा देवी के बैंक के सेविंग अकाउंट में जमा करने के लिए। ये जो फ्रेंड होता है इनके हस्बैंड का, ये ऑलरेडी एसबीआई बैंक में वर्किंग होता है। ये फ्रेंड इनके सेविंग अकाउंट में पैसा जमा ना कर उसे पर्सनल यूज में ले लेते हैं। अब बाद में जब ये श्यामा देवी को पता चलता है कुछ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है उनके बैंक से, तो वो क्लेम करती है फिर बैंक को कि भाई मेरा पैसा जो है अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुई है और जो मैंने पैसा जमा करने के लिए था वो जमा नहीं हुआ। तो श्यामा देवी ने बैंक के ऊपर केस किया। इसके बाद जो जजमेंट आया, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये श्यामा देवी से पूछा कि भाई जो आपने पैसा दिया था उसकी आपको कोई रिसिप्ट मिली है, या बैंक के अंदर दिया था पैसा या अपने पर्सनल कैपेसिटी में दिया था। तो इन्होंने जो रिप्लाई दिया कोर्ट को उसमें यह बोला कि भाई जो हमने पैसा दिया था वो तो पर्सनल कैपेसिटी में दिया था, हमारे पास कोई भी रिसिप्ट नहीं है। तो क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पैसा नहीं दिया गया, इसीलिए कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि यहां पर बैंक लायबल नहीं होगा। तो चलिए अब दूसरा प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं जो कि है पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर किसी फर्म में 4 पार्टनर हैं और उनमें से कोई भी एक पार्टनर फर्म के बिहाफ पर किसी के साथ फ्रॉड कमिट कर देता है, तो ऐसे केस में ये चारों ही पार्टनर लायबल होंगे जॉइंटली एंड सेवरली। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड प्रिंसिपल जो कि है गार्जियन एंड वार्ड। जनरली क्या होता है कि कोई भी गार्जियन किसी माइनर के एक्ट के लिए पर्सनली लायबल नहीं होता, बट अगर कहीं पे किसी केस में माइनर को इंजरी हुई है तो फिर गार्जियन जो है वो माइनर के बिहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं फॉर आस्किंग द कंपनसेशन। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस प्रिंसिपल का लैंडमार्क केस जिसका नाम है हैविट वर्सेस बॉर्नविन। ये 1940 का केस है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें एक माइनर बच्चा होता है, वो अपनी मदर से गाड़ी चलाने की परमिशन मांगता है और ये नहीं बताता कि उसे कहां जाना है। बेसिकली वो एक पार्टी अटेंड करने जाता है अपने दोस्तों के साथ जिसमें 2 लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है जो कि पार्टी अरेंज करता है। जब ये पार्टी वार्टी कर लेते हैं उसके बाद जब ये वापस लौट रहे होते हैं घर की तरफ, तो ये जो बच्चा है जो गाड़ी लेकर जाता है अपने घर से, ये नेग्लिजेंट ड्राइव करता है और एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट करने के बाद जिसने वो पार्टी अरेंज करी थी उसकी डेथ हो जाती है उस एक्सीडेंट में। अब उसके जो लीगल हियर्स हैं वो केस करते हैं इस बच्चे के फादर के ऊपर, क्योंकि जो गाड़ी का ओनर है वो इसके फादर हैं। इस केस में जो जजमेंट आया उसमें कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ये जो बच्चा है ये ना तो फादर का सर्वेंट है और ना ही एजेंट है, और ना ही ये जो गाड़ी लेकर गया था वो फादर के किसी काम के लिए लेकर गया था, क्योंकि ये खुद के पर्सनल काम के लिए लेकर गया था। तो इस केस में हम फादर को लायबल नहीं ठहरा सकते और इस केस में फादर को कोई भी टॉर्टियस लायबिलिटी नहीं अराइज हुई, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। फोर्थ प्रिंसिपल आता है कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स। अगर कंपनी के बिहाफ पे कोई काम करे कोई भी पर्सन और फिर किसी को इंजरी पहुंचा दे या कोई फ्रॉड कमिट कर दे, तो ऐसे में वो कंपनी भी लायबल होगी जिसके अंडर काम किया है, बट शर्त ये है कि जो काम हुआ है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ऑफिस के टाइम में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको केस अभी डिस्कस किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी, उस केस में भी हमने यही देखा कि जो पैसे दिए गए थे वो आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिए गए थे। अगर वो ऑफिस टाइमिंग में दिए गए होते तो बैंक वहां पर लायबल होता। सिमिलरली अगर किसी डायरेक्टर की नोन में है कि भाई ये पर्सन जो है कुछ गलत कमिट करने वाला है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई चेक साइन होना है, कोई मैनेजर को चेक साइन करना है और डायरेक्टर को पता है कि ये चेक अगर ये साइन हुआ तो फिर कंपनी को बहुत मॉनेटरी लॉस हो जाएगा, और डायरेक्टर ने उसको वार्न किया मैनेजर को कि भाई आप ये चेक साइन नहीं करोगे, बट फिर भी वो मैनेजर इनकी बातों को इग्नोर करते हुए उस चेक को साइन कर देता है और कंपनी को मॉनेटरी लॉस हो जाता है। तो ऐसे केस में डायरेक्टर लायबल नहीं होगा, पर्सनली मैनेजर ही लायबल होगा, क्योंकि डायरेक्टर ने ड्यू डिलीजेंस अपना दिखाया और उसको वार्न किया कि भाई आप ये चेक साइन ना करो, बट उसने फिर भी वो चेक साइन किया और वहां पर टॉर्ट कमिट कर दिया। क्योंकि मैनेजर ने ये जो काम किया है ये
अल्ट्रा वायरस किया है, बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी किया है। अगर वही काम इंट्रा वायरस होता, आप यहां पर दो टर्म में डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं, इंट्रा वायरस और अल्ट्रा वायरस। इंट्रा वायरस का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी फॉर्म होती है तो वहां पर एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, उसमें ये लिखा होता है कि भाई कंपनी की क्या क्या पावर्स हैं, कंपनी क्या क्या मतलब कर सकती है। अगर उन पावर को यूज करते हुए मैनेजर कोई काम करता तो वो आता इंट्रा वायरस में। अगर उसने कोई काम ऐसा कर दिया जो कि उस कंपनी की पावर में ही नहीं है, एमओए में लिखा हुआ ही नहीं है, तो वो जो एक्ट आएगा वो आएगा अल्ट्रा वायरस। तो अगर जो है कोई भी एक्ट इंट्रा वायरस है तो उसके लिए कंपनी लाइबल होगी, अगर कोई भी एक्ट अल्ट्रा वायरस है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी और ना ही डायरेक्टर होंगे उसके। तो चलिए अब हम लास्ट प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी का, जो कि है मास्टर एंड सर्वेंट। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मान लीजिए मैंने एक क्लाउड किचन ओपन किया और उसके लिए मैंने एक पर्सन हायर किया कि भाई ये जो खाना मैं यहाँ पे बना रहा हूं ये आपको डिलीवर करना है मेरे कस्टमर्स को, मेरे क्लाइंट को। तो इस केस में जो क्लाउड किचन है वो मेरा है, तो यहां पर मास्टर मैं हुआ और जिसको मैंने हायर किया है डिलीवरी के लिए वो मेरा सर्वेंट हुआ। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफिस टाइमिंग के अंदर अंदर वो किसी को खाना सप्लाई करने जाता है और उससे कुछ गड़बड़ हो जाती है, जैसे कि उसने वेज की जगह किसी को नॉन वेज खाना थमा दिया या फिर नॉन वेज की जगह वेज खाना थमा दिया, तो ऐसे केस में उसकी तो लाइबिलिटी बनेगी बनेगी, साथ में मैं भी लाइबल होऊंगा। एक और एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए वो खाना सप्लाई करने गया रोड पर और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो किसी को ठोक देता है, तो ऐसे केस में भी लाइबिलिटी मेरी भी बनेगी और वो भी पर्सनली लाइबल होगा उस टॉर्ट को कमिट करने के लिए। इसी को बोलते हैं हम प्रतिनिधिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जो कि वाइकेरियस लायबिलिटी के अंडर कवर होता है। तो आई होप ये 5 आपको जो मैंने प्रिंसिपल बताए हैं ये अभी तक समझ आए होंगे। इसके बाद हम अब डिस्कस करते हैं कि मास्टर की जो लायबिलिटी है उसके लिए 2 एसेंशियल मैंने आपको बताए हैं, ये आप अगर एग्जाम में मेंशन करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो पहला एसेंशियल ये है कि जो टॉर्ट कमिट हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, सर्वेंट के द्वारा। दूसरा एसेंशियल ये है कि जो सर्वेंट है जिसने ये टॉर्ट कमिट किया है वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए। अगर ऑफिस टाइमिंग के बाद वो कुछ भी कर रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरी ऑफिस टाइमिंग में अगर वो किसी को ठोक देता है या खाना गलत पहुंचा देता है तो उसके लिए मैं लायबल होऊंगा, अदरवाइज मेरी लायबिलिटी नहीं होगी। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो करेंगे वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट। राज्य की क्या वाइकेरियस लायबिलिटी बनेगी ये अब हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई राज्य की क्या जिम्मेदारी बनेगी या फिर राज्य को कैसे हम वाइकेरियस लायबिलिटी के प्रिंसिपल के अंडर ला सकते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि राजा महाराजाओं का राज होता था और राजा ही ये डिसाइड करता था कि भाई किसको किस ऑफेंस के लिए कितनी पनिशमेंट मिलेगी, या फिर सोसाइटी में अगर किसी ने टॉर्ट कमिट किया है तो किसको कितना कंपनसेशन मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता था, राजा डिसाइड करता था। और अगर राजा ने किसी भी पर्सन को ऑथराइज किया है, परमिशन दी है कि आप राजा के बिहाफ पर काम करेंगे, और अगर उसकी वजह से किसी भी पर्सन को कोई इंजरी कॉज होती है या डैमेज होता है तो फिर उस पर्सन के पास ये ऑप्शन नहीं होता था कि वो टॉर्ट में कंपनसेशन क्लेम कर सके अगेंस्ट किंग, क्योंकि सोसाइटी में यह माना जाता था कि भाई राजा तो कभी गलत कुछ कर ही नहीं सकता, किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये माना जाता था। टाइम के साथ चीजें बदली और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, जिसमें इस कानून में यह डाला कि भाई अगर राजा भी किसी के साथ गलत करता है तो आप कंपनसेशन राजा से भी क्लेम कर सकते हैं। पर इंडिया में कोई भी एक स्पेसिफिक एक्ट नहीं था टॉर्ट के रिगार्डिंग, बट आर्टिकल 300 अनुच्छेद 300 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का, हर एक इंसान को यह राइट देता है कि वो राज्य सरकार पर या फिर केंद्रीय सरकार पर अगर उसको कोई भी इंजरी कॉज हुई है, डैमेज कॉज हुआ है, तो वो कंपनसेशन के लिए सूट फाइल कर सकता है। अब क्योंकि कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है इंडिया के अंदर तो ये वाइकेरियस लायबिलिटी भी केस टू केस भारत के अंदर डेवलप हुई। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 केस लॉस को। तो सबसे पहला जो केस लॉ है उसका नाम है P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया
1861। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो स्टीम नेविगेशन कंपनी है, इसका एक कैरेज होता है, बेसिकली आप तांगा समझ सकते हैं उस जमाने में। तो ये कलकत्ता के रोड पर कुछ सामान कैरी करके जा रहे होते हैं और कुछ वर्कर्स होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो अपना कैरेज लेके अपना सामान लेकर जा रहे होते हैं अपनी गाड़ी में, और सड़क पर स्टीम नेविगेशन कंपनी के कैरेज का और स्टेट गवर्नमेंट के वर्कर्स की जो गाड़ी थी उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कि स्टीम नेविगेशन कंपनी को काफी ज्यादा मॉनेटरी लॉस होता है और ये स्टेट के खिलाफ कंपनसेशन का सूट फाइल करते हैं। यहां पर कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि अगर तो जो वर्कर्स हैं सोवरेन फंक्शन कर रहे हैं तो आप उनसे मुआवजा क्लेम नहीं कर सकते, बट अगर वो नॉन सोवरेन फंक्शन काम कर रहे हैं तो फिर आप जो है कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन है कि भाई सोवरेन फंक्शन क्या होते हैं, नॉन सोवरेन फंक्शन क्या होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं। बाकी फर्दर केसेस में आपको मैं डिस्कस करूंगा। फर्दर केसेस में यही है कि सोवरेन फंक्शन किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस हल्का सा हिंट देता हूं। सोवरेन फंक्शन का मतलब होता है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है सोसाइटी के अंदर पुलिस वालों को, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते टाइम पुलिस वाले किसी भी पर्सन को अगर जेल में डाल देते हैं उठा के, तो ये क्या माना जाएगा, ये सोवरेन फंक्शन माना जाएगा। अगर वो पर्सन स्टेट के खिलाफ बाद में सूट फाइल कर भी दे कि भाई इन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी हैम्पर करी है या फिर किसी भी तरीके से मेरे को नुकसान पहुंचाया है, तो उस केस में कोर्ट ये हेल्ड करेगी कि क्योंकि पुलिस का ये काम है, पुलिस को पावर मिली है स्टैचू के थ्रू कि भाई आप जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, तो ये जो फंक्शन परफॉर्म किया पुलिस ने ये सोवरेन फंक्शन है, तो इसके लिए आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि मान लीजिए कोर्ट ही अगर ऑर्डर पास कर दे कि भाई इस पर्सन को, एक्स पर्सन को आप कोर्ट के सामने पेश करेंगे, और पुलिस जाकर उस पर्सन को अरेस्ट कर लेती है या फिर डिटेन करके कोर्ट के सामने पेश कर देती है, तो ऐसे केस में भी ये माना जाएगा कि ये जो पुलिस ने कार्य किया है, कृत्य किया है, ये सोवरेन फंक्शन के अंडर रहते हुए किया है। नॉन सोवरेन फंक्शन का मतलब ये है कि भाई मान लो किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया और पुलिस वाला ऑफ ड्यूटी जाके किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर ले या उसके खिलाफ जो है मारपीट करे, इंजरी कॉज करे, तो ये क्या है, नॉन सोवरेन फंक्शन है। तो इस केस में कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर सोवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है गवर्नमेंट वर्कर या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो नॉन सोवरेन फंक्शन परफॉर्म करके आपको कोई इंजरी कॉज करता है तो फिर आप कंपनसेशन के लिए जा सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से कंपनसेशन मांग सकते हैं। सेकंड केस इसमें आता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, AIR 1962 का ये केस है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं कि एक कलेक्टर होता है, उनका ड्राइवर जो है उनकी गाड़ी को सर्विस के लिए लेकर जाता है और सर्विस कराने के बाद वो वापस कलेक्टर के बंगले पर उस गाड़ी को लेकर आ रहा होता है। रास्ते में वो किसी पेडेस्ट्रियन को जाते हुए ठोकता है और उस पेडेस्ट्रियन की मौत हो जाती है, डेथ कॉज हो जाती है। अब ये जो विद्यावती हैं, ये उनकी वाइफ होती है जिस पर्सन की डेथ कॉज होती है, ये पहुंच जाती है स्टेट के खिलाफ मुआवजा मांगने। अब जब ये कोर्ट के सामने जाती हैं कि भाई मेरे को स्टेट से मुआवजा दिलवाया जाए, तो बेसिकली इस केस में भी कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो स्टेट है वो लाइबल है कंपनसेशन पे करने के लिए और विद्यावती को इसमें कंपनसेशन जो है दिलवाया गया। नेक्स्ट केस इसमें आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कस्तूरी लाल रालिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 का ये केस है। इस केस में क्या हुआ कि एक ज्वेलरी फर्म होती है, उसका एक पार्टनर मेरठ जा रहा होता है कुछ चांदी और सोना को कैरी करते हुए। रास्ते में नाकाबंदी होती है, पुलिस की चेकिंग होती है। पुलिस वाले ये जो पार्टनर है उस पर सस्पेक्ट करती है कि भाई ये चोरी का माल लेकर जो है ट्रेवल कर रहा है, इनको डिटेन कर लिया जाता है और जो ये सोना चांदी इनसे बरामद होते हैं उसको पुलिस स्टेशन के माल खाने में जमा कर दिया जाता है। माल खाना बेसिकली आप ऐसा समझिए कि जो भी एक्यूज्ड की तरफ से, जो भी आरोपी है किसी भी केस में, उसके तरफ से जो भी चीजें मिलती हैं, मान लीजिए उसका पर्स है, उसका मोबाइल है, उसके कपड़े हैं या उसके तरफ से ज्वेलरी है, जो भी चीजें मिलती है वो माल खाने में रख दिया जाता है। नेक्स्ट डे जब इनकी बेल हो जाती है तो फिर ये वापस से जो भी इनकी ज्वेलरी थी, जो उनका गोल्ड और जो चांदी था, सिल्वर था, ये वापस से मांगते हैं कि भाई मेरा जो भी चांदी सोना आपने जब्त किया वो मुझे वापस कीजिए।
अब ये पता चलता है कि जिस हेड कांस्टेबल ने ये सीज किया था इनका चांदी और सोना, वो उस सोने और चांदी को लेकर भाग जाता है पाकिस्तान। तो फिर ये सूट फाइल करते हैं यूपी गवर्नमेंट पे कंपनसेशन के लिए। अब यहाँ पे कोर्ट ये हेल्ड करती है, क्योंकि जो पुलिस है उसका ये काम है कि वो किसी भी पर्सन को, सस्पेक्टेड पर्सन को रोके, उसके पास से जो भी चीजें हैं उसमें सर्च करे, सीज करे। ये पुलिस का काम है, जो कि एक स्टैट्यूटरी एक्ट है, जो कि कानून ने पावर दिए पुलिस को कि वो ये काम कर सकते हैं। और क्योंकि ये पावर एक्सरसाइज करते हुए पुलिस ने ये जो चांदी और सोना इनसे जब्त किया था वो एक सॉवरेन फंक्शन है, तो यहाँ पर स्टेट लाइबल नहीं होगी किसी भी तरीके से कंपनसेशन या मुआवजा देने के लिए। अब ये जो केस डिसाइड हुआ कस्तूरी लाल के केस में, और कोर्ट ने ये डिसाइड किया क्योंकि ये सॉवरेन फंक्शन है तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर पुलिस वाले आपसे कोई भी चीज बरामद करके उसे सीज कर देते हैं, चाहे आपका फोन हो, पैसे हो या कोई भी ज्वेलरी हो, और फिर बाद में आपको कोर्ट से बेल मिल जाती है, तो क्या आप उस चीज को रिकवर नहीं करेंगे? क्या स्टेट की लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए कि भाई आप जो भी आपने सीज किया है वो आप वापस करें? तो क्योंकि कोर्ट ने यहाँ पर ये जजमेंट दिया कि ये सॉवरेन फंक्शन है और आप स्टेट के खिलाफ कंपनसेशन सूट फाइल नहीं कर सकते, इस केस का काफी ज्यादा सोसाइटी में क्रिटिसिज्म हुआ। और ये जो केस है ये 3 जज बेंच ने डिसाइड करी थी। इसके बाद एक और सिमिलर केस हुआ 1994 में, जिसका नाम है एन नागेंद्र राव एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इस केस में क्या होता है कि एक पर्सन होता है, उनकी एक कंपनी होती है जिसमें फूड ग्रेन्स और फर्टिलाइजर का काम होता है। एक दिन वहां पर फूड इंस्पेक्टर जाके रेड मारते हैं और इनके स्टॉक को सीज कर लेते हैं, ये कहकर के आपका जो स्टॉक है वो स्टैंडर्ड मैच नहीं करता, जो कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में मेंशन है। जब ये स्टॉक सीज कर लेते हैं, थोड़े दिन बाद इंक्वायरी होती है और ये पता लगता है कि जो भी इन्होंने स्टॉक सीज किया था वो सारा स्टॉक जो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में स्टैंडर्ड मेंशन है, वो सारा स्टॉक उन स्टैंडर्ड से मैच करता था। अब बाद में इन्होंने उस स्टॉक की रिकवरी के लिए जो है गए और इन्होंने बोला कि भाई मेरा स्टॉक जो भी है वो मुझे वापस करो। जब इनको ये स्टॉक वापस हुआ, जब इनको ये स्टॉक मिला, तो इनको पता चला कि उस स्टॉक की क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों के साथ हैम्पर हुआ था, मतलब कि छेड़छाड़ हुई और इनको काफी ज्यादा मॉनेटरी लॉस झेलना पड़ा, जिसके कारण ये कोर्ट मूव करा इन्होंने और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के खिलाफ इन्होंने सूट ऑफ कंपनसेशन फाइल किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया, जो सॉवरेन फंक्शन है स्टेट के वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक ही सीमित नहीं है। आज के टाइम में स्टेट ट्रांसपोर्टेशन भी मेंटेन करती है, इंडस्ट्री से रिलेटेड भी मेंटेन करती है, यहाँ तक कि स्टेट ट्रेडिंग में भी वो अपना जो है इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। तो आप ये कहकर नहीं बच सकते कि भाई ये सॉवरेन फंक्शन है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कस्तूरी लाल को ओवर रूल तो नहीं किया, क्योंकि वहां पर 3 जज बेंच थी और यहाँ पर 2 जज बेंच है। अगर आपको कस्तूरी लाल का जो जजमेंट है उसे ओवर रूल करना है तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 5 जज बेंच होनी चाहिए, तभी वो केस ओवर रूल होगा। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कस्तूरी लाल वाला जो जजमेंट दिया था वो तो ओवर रूल नहीं किया, बट हाँ ये जरूर क्लैरिफाई कर दिया कि आप जो है सोवरन और नॉन सोवरन फंक्शन में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर किसी भी पर्सन को इंजरी हुई है, कोई भी डैमेज हुआ है, तो फिर यहाँ पर स्टेट की ये लाइबिलिटी बनती है कि वो उसको कंपनसेशन जो है पे करे, चाहे वो सोवरेन फंक्शन हो या फिर नॉन सोवरेन फंक्शन हो। स्टेट की जिम्मेदारी है, अगर डैमेज हुआ है तो कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक बार कंक्लूड कर लेता हूं, हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। हमने वाइकेरियस लायबिलिटी के 5 प्रिंसिपल देखे हैं, उसके बाद स्टेट की क्या लायबिलिटी होगी, कैसे वाइकेरियस लायबिलिटी स्टेट के ऊपर अप्लाई किया सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में, जिसमें हमने P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी का केस देखा। इसके बाद हमने कस्तूरी लाल का केस डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि विद्यावती के केस में क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन रखी, और एन नागेंद्र राव में हमने देखा कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सोवरन और नॉन सोवरन फंक्शन को डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए स्टेट को फुल्ली लाइबल माना अगर कोई भी इंजरी कॉज होती है स्टेट फंक्शन को करते हुए। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।